दोस्तों इंडेक्स तो आपने देख लिया था, अब मेन बेयर एक्ट पे आते हैं। देखिए आपके सामने बेयर एक्ट का पहला पन्ना है भैया, थोड़ा सा कहिए तो आप लोग को ये देखिए दिखा देता हूँ। ये पहला पन्ना, पूरा पन्ना ऐसे ही है। अब इतना ही रहेगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा जूम करके पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। देखिए भैया, इसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। यह इसका क्रमांक संख्या देख लीजिए, 1961 का 28वां क्रमांक संख्या है, ठीक है। यह इसे 20 मई को, ये देख लीजिए किनारे पर डेट, 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी, 20 मई 1961 को। और लागू कब हुआ था, तो ये देखिए 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था, क्योंकि धारा 1 में कहा गया है कि धारा 1 के तीसरा खंड देखिए सबसे नीचे, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना 1 जुलाई 1961 को निकाली थी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति है, जो यहाँ पे लिखा होता है ना वो राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। अब ये देखिए यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य लिखा गया है, ये देखिए सबसे ऊपर जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से, ये देखिए दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम। अब प्रतिषिद्ध का इंग्लिश होता है प्रोहिबिट, यानी कि रोकने के लिए, मना करने के लिए, ठीक है भैया। तो दहेज को लेने या देने को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। अब इसको सीधे सेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे ये देखिए इसमें एक बात और कहा गया, भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम पारित किया गया है। अब भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में पारित किया गया है कह रहा है, और पारित हुआ है 1961 में। तो गणराज्य कब माना जाएगा, तो भैया ये 1949 से माना जाता है गणराज्य, ठीक है। जब से संविधान बनकर तैयार हुआ तब से भारत गणराज्य माना जाता है। तो 1949 से लेके और 1961, अब आप जोड़ लीजिए कितना साल हो गया। तो 12वें वर्ष में यह संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है, यानी 1961 में। अब भैया इसको मैं मिटाता हूँ। अब सेक्शन 1 देखिए आप लोग, सेक्शन 1 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। भैया इसका नाम डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इस दूसरे खंड में बताया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले यहाँ पर था जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, लेकिन अब आपको पता है 2019 पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद से ये हर जगह लागू हो गया पूरे भारत पर। देख लीजिए नीचे दिखा देता हूँ, कमेंट में भी लिखा होगा, ये देखिए यहाँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द था, उसका लोप किया गया, लोप किया गया मतलब वहाँ से हटाया गया। अब देखिए भैया, बेयर एक्ट आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। और भैया मैं कोई एलियन नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ, ना कोई बहुत बड़ा बाबा हूँ जो सब रट के रखा हूँ। हाँ, मेहनत से पढ़ा हूँ तो आता है, आप लोग भी पढ़ेंगे अच्छे से आ जाएगा। कैसे बेयर एक्ट पढ़ना है वो देखिए। और जो दुनिया भर के परपंच लोग करते हैं वो मैं नहीं करूँगा, सीधे बेयर एक्ट की भाषा पढ़ाऊँगा भैया। देखिए धारा 2 क्या है, दहेज की परिभाषा है। अब दहेज कहते किसे हैं, तो दहेज से, देखिए इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है। अब मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, कोई भी मूल्यवान वस्तु, कोई भी मूल्यवान, चाहे वो पैसा हो या कोई सोने का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो या कोई ज़मीन जाए, तो कुछ भी मूल्यवान कोई भी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व, चाहे वो विवाह के समय दिया गया हो या उसके पूर्व दिया गया हो, या विवाह के पश्चात किसी समय, या विवाह के पश्चात किसी समय दिया गया हो, ठीक है। दहेज से तात्पर्य मूल्यवान प्रतिभूति से है, जो चाहे विवाह के समय दिया गया हो, चाहे उसके पहले या उसके बाद दिया गया हो, ठीक है। अब किसके द्वारा दिया गया हो, तो इसमें कहा गया है कि विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को
या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब एक पक्षकार के माता पिता द्वारा दूसरे पक्षकार के माता पिता द्वारा को, या फिर एक पक्षकार के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्षकार के किसी भी व्यक्ति को दिया गया हो। उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है, या तो प्रत्यक्षता दी गई या अप्रत्यक्षता, या दी जाने के लिए करार की गई, या ऐसा करार किया गया कि बाद में दिया जाएगा। ठीक है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके अंतर्गत मेहर नहीं आता भैया, ये अपवाद है। ठीक है, दहेज मेहर जो है, मेहर एक प्रकार की राशि होती है जो मुस्लिम महिलाओं को दिया जाता है विवाह के समय। ठीक है, तो ये नहीं आता, मेहर दहेज में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और दहेज में क्या क्या गिना जाएगा? दहेज में मूल्यवान प्रतिभूति जो कि विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को, या एक पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे विवाह के दूसरे पक्षकार के किसी भी व्यक्ति को दिया गया हो। और कब दिया गया हो? विवाह के या तो पूर्व या पश्चात या विवाह के समय। और किसके संबंध में? तो विवाह के संबंध में दिया गया हो, विवाह के संबंध में ही दिया गया हो। ठीक है, तो या तो प्रत्यक्षता दिया गया हो, ऐसे सामने से पैसा दे दिया गया, अप्रत्यक्षता या किसी जैसे कोई ज़मीन खरीद के दे दे या कोई ऐसे कुछ दे दे, कोई गाड़ी दे दे, ये सब। ठीक है, अप्रत्यक्षता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका मतलब है प्रत्यक्षता का मतलब डायरेक्टली, अप्रत्यक्षता का मतलब इनडायरेक्टली। तो आप लोग समझ गए होंगे भैया। ठीक है, कि दहेज से क्या मतलब है? तो दहेज से तात्पर्य है कोई भी मूल्यवान संपत्ति जो विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दिया गया हो, और वह चाहे प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दिया गया हो। ठीक है, तो एक लाइन में आप लोग लिख लेंगे, विवाह के नहीं, ऐसी कोई मूल्यवान संपत्ति जो विवाह के समय विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया हो, या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दिया गया हो। ठीक है, अब स्पष्टीकरण 1 तो भैया हटा दिया गया। स्पष्टीकरण 2 में मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहते हैं? तो मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता IPC। ठीक है, अब IPC यहाँ पे तो है नहीं, तो इसके स्थान पर BNS की धारा 30 में है। ठीक है, IPC की धारा 30 में है, तो अब BNS की धारा बदल गई होगी भैया। तो भैया ये रहा आपका सेक्शन 1। अब ये जो नीचे कमेंट लिखा होता है ना, टिप्पणी, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। कमेंट बेयर एक्ट का पार्ट नहीं होता है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट कभी भी बेयर एक्ट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, बेयर एक्ट का पार्ट सिर्फ सेक्शन होता है। अब धारा 2 तो हो गया था, अब धारा 3 देखते हैं। दहेज लेने या देने के लिए शास्ति क्या है? कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या दहेज देता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? तो खंड 1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज, मतलब जब से यह अधिनियम लागू हुआ उसके पश्चात चाहे कोई दहेज देगा या दहेज लेगा, अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, मतलब किसी को दबाव डालेगा या किसी को इतना ज़्यादा सजेशन देगा कि दहेज दो या दहेज लो, दुष्प्रेरित करेगा। ठीक है, चाहे वो दहेज देगा या दहेज लेगा या दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी भैया, मिनिमम 5 ईयर, देख लीजिए, मिनिमम 5 ईयर, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम, या तो 15,000 रुपये जुर्माना लगेगा या दहेज की रकम के बराबर, जितना दहेज दिया गया है उतना ही जुर्माना लगेगा। मतलब 5 वर्ष तक का कारावास होगा और प्लस जुर्माना होगा, और जुर्माना या तो 15,000 होगा या दहेज, जितना दहेज दिया गया है उतना होगा। अब इनमें से जो भी अधिक हो वही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, उससे दंड नहीं होगा। परंतु अब ये देखिए, हर जगह खोज दिया जाता है भैया अपवाद। यहाँ पे थोड़ा सा ढीलवाही किया गया है, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, कि न्यायालय को यह लगता है कि पर्याप्त कारण है या कोई विशेष कारण है, तो निर्णय में अभिलिखित करेगा
और 5 वर्ष से कम की सज़ा भी दे सकेगा। ठीक है, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई विशेष कारण है या रीजन एफिशिएंट है तो वो 5 वर्ष से कम की सज़ा भी दे सकेगा। ये परांतु खंड में लिखा गया है, ये देखिए। अब परांतु खंड का मतलब आप लोग तो जानते होंगे, प्रोवाइजो खंड। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब उपधारा 2 देखिए, पहले ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बहुत गीचा गुच्ची हो गया। उपधारा 2 देखिए भैया, उपधारा 2 में क्या लिखा गया है कि उपधारा 1 की कोई भी बात का खा, ये परिस्थितियाँ हैं कि ये इन जो इसमें वर्णित किया गया है इसे दहेज नहीं माना जाएगा, ये दहेज नहीं होगी। अब यहीं पे है भैया छिपा राज, जो दहेज लेते हैं वो गिफ्ट बना देते हैं। उपधारा 1 की कोई भी बात ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय दी जाती हैं या उनके संबंध में लागू नहीं होगी। विवाह के समय वधू यानी कि लड़की जिसकी शादी होती है, दुल्हन, बिना मांग किए उसको जो चीज़ दी जाती है, गिफ्ट, भेंट मतलब गिफ्ट जो भी होता है, उसको जो दी जाती है वो दहेज नहीं माना जाएगा। परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं तब। मतलब आप दहेज तो अपनी बेटी को दे सकते हैं, मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से दहेज ही है भैया। ठीक है, दहेज का खाली नाम नहीं है, पर ये दहेज अप्रत्यक्ष रूप से है। अपनी बेटी को बिना मांगे अगर कोई बाप भेंट देता है, कोई गिफ्ट देता है तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। लेकिन यह कब दहेज नहीं माना जाएगा? कब दहेज नहीं माना जाएगा? जब यह इस अधिनियम में एक ठो सूची दी गई है कि अगर कुछ दिया जाता है गिफ्ट तो वो उस सूची में एकदम वर्णित किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा, लिखा जाएगा अच्छे से कि क्या क्या दी गई है और किसको दी गई है। वो सूची अभी मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब खा देख लेते हैं पॉइंट। ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त मांग किए बिना, मतलब बिना मांगे। अब उपधारा 2 में ये है, खंड 1 में दुल्हन को और खंड बी में दूल्हे को बिना मांगे जो गिफ्ट दी जाती है वो दहेज नहीं माना जाएगा। लेकिन इस अधिनियम में एक तो सूची दी गई है कि अगर गिफ्ट ऐसा दिया जाता है विवाह के समय तो उस सूची में दर्ज किया जाएगा कि किसने गिफ्ट दी, क्या गिफ्ट दिया, कितनी चीज़ें दी गिफ्ट में और किसको दिया। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। उपधारा 2 में ये है कि दहेज किसी दहेज नहीं माना जाएगा, तो उस गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा जो वर या वधू को विवाह के समय दिया जाता है और बिना मांग किए दिया जाता है। ठीक है, परंतु अब ये दूसरा प्रोवाइजो है, परंतु यह और की मतलब इसके अलावा, सबके अलावा और भी यह कि जहाँ ऐसी भेंट जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं है। इसका प्रोवाइजो ये और रखा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चालाकी करता है कि खुद दहेज ना देके अपने किसी रिश्तेदार से कह दे कि मेरे स्थान पे तुम दे दो, मैं खरीद के दे रहा हूँ तुम दे दो, और उस सूची में गलत नाम लिख दे कि मैंने नहीं दिया ये दिया, तो ये भी देखा जाएगा कि उस नातेदार की क्या इतनी परिस्थिति है, उतनी कैपेसिटी है कि वो इतना दहेज दे सकेगा। तो ये परिस्थिति देखी जाएगी भैया, तो चालाकी यहाँ भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब दहेज मांगने के लिए दंड है भैया, दहेज मांगने के लिए शास्ति है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब चाहे वो वधू जो अगर कोई भी व्यक्ति वर या वधू के माता पिता या अन्य रिश्तेदार या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा तो वह 6 मास से कम के कारावास, मतलब 6 मास से अधिक के कारावास तक, और मतलब 6 मास से लेकर और 2 वर्ष तक कारावास
से दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगेगा। मतलब कि यह चौथे का पहला खंड ये कहता है, ये वाला खंड पहला पैराग्राफ, कि यदि जो कोई दंड मांगेगा वो 6 मास से लेके 2 वर्ष तक के कारावास, यहाँ पे वर्ष लिख दें, अरे यार ख़राब हो गया, हाँ 6 मास से लेके 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और प्लस जुर्माना कितना होगा, तो 10,000 होगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये। परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, इसका प्रोवाइजो देखिए, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की अवधि का कारावास दे सकेगा। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि पर्याप्त कारण है या विशेष कारण है, तो वो अपने जजमेंट में लिखेगा इस कारण को कि किस कारण से कम सज़ा दिया जा रहा है, और कारण लिखने के बाद वो 6 मास से कम की सज़ा भी दे सकेगा। तो ये भैया रहा, आपने पढ़ लिया 1, 2, 3, 4 और अधिनियम का उद्देश्य। अब आगे पढ़ेंगे, विज्ञापन पर पाबंदी है, लेकिन इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़िए और समझिए अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।